गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 11वीं कक्षा की वे आँखें कविता, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सबसे पहले कवि परिचय। पंत जी का जो मूल नाम था वो गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है उसका वर्णन 1977 में मिलता है। और सुमित्रा नंदन पंत जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव कौसानी में ही हुई थी, जो अल्मोड़ा ज़िले में पड़ता है, जहां इनका जन्म हुआ था। और इनकी उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगी कि जो पंत जी हैं वो प्रगतिशील दौर के कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनका वर्णन आप कैसे करेंगे, जो काव्य के तहत इनकी आती हैं। वैसे इसमें तो बहुत कम जो कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वो सारी आप लोगों को लिख लेनी है। इन कविताओं के संबंध में मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके नाटक हैं रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी, और उपन्यास है इनका हार। और यहाँ पर मैं बता दूं कि उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या रही हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की, कि जो प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम किया था वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने ही किया था। इनकी जो कविताएं हैं वो प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों के दस्तावेज हैं। परस्पर उनका आपस में संबंध इन्होंने दर्शाया है, प्रकृति का और मनुष्य का। तो चलिए आगे, अब हम आज की जो कविता करेंगे वो आँखें। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका सारांश बता देना चाहूँगी कविता का, कि ये जो कविता है इसमें कवि ने मनुष्य जो जमींदारों के द्वारा शोषित किया गया किसान जीवन का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है, और वो कवि के मन को बहुत ही आहत करता है। और इस कविता में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो किसान है वो दुष्चक्र में फंसा हुआ है और किस प्रकार जो जमींदार लोग हैं वो उसका शोषण करते हैं। तो उसके जो किसान के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है ये कहानी, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। जी हाँ, कवि कहता है कि शोषित किसान है, जिसका शोषण किया गया है, जिसको परेशान किया गया है जमींदार के द्वारा। वो कहते हैं कि उसकी हालत कैसी है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो शोषित किसान है उसकी गड्ढों में धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं। ये ना, अंधकार की गुहा सरीखी, अंधेरी, अंधकार माने गुहा माने होता है गुफा, और सरीखी के समान, के जैसा। उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। यहाँ पर दारुण शब्द होता है निर्दयी, कठोर, दैन्य का मतलब है दीनता, और नीरव का मतलब है जिसको कहने के लिए कोई शब्द ना हो, बिल्कुल शब्द रहित। तो कवि क्या कहते हैं कि किसान की गड्ढों में धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान लगती हैं, जिनसे मन में एक अनजाना सा डर उत्पन्न होता है, एक भय लगता है। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई दयनीयता और दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। यानी उन आँखों को देखकर ऐसे लगता है कि मानो बहुत गहरा आघात इस व्यक्ति को लगा है और वो मानो चुपचाप रो रहा है। उसकी आँखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वो, है ना, दैन्य दीनता, गरीबी, कि उसकी आँखों को देखकर साफ साफ ये झलक रहा है कि ज़रूर ही ज़रूर इसमें कोई गरीबी का दुख छुपा हुआ है, गरीबी का दुख निहित है, गरीबी का दुख व्याप्त है। फिर आगे कहते हैं वह स्वाधीन किसान रहा। यहाँ पर कभी ये बताना चाहते हैं कि उसका जो पास्ट था, उसका जो अतीत था वो बहुत अच्छा था।
वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य बह खिसका। जी हाँ, वो कहते हैं कि वो सदा स्वाधीन था, आज़ाद था, स्वतंत्र था। उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। ऐसा लगता है कि छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश्य बह खिसका। ऐसा लगता है कि संसार ने उसे समस्याओं के बीच छोड़ दिया और वह किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया। जी हाँ, उसको छोड़ दिया मझधार में, बीच में ले जाकर, और खुद जो वो समाज है वो किनारे की तरह उससे बहकर दूर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर कवि ने जो है बताया है कि किस प्रकार किसान जो है वो मार्मिक स्थिति से गुजर रहा है, अर्थात उसका मार्मिक दर्शन, मार्मिक चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है, अलंकार का, दारुण दैन्य दुख में। उपमा अलंकार भी है, कगार सदृश, अंधकार की गुहा सरीखी। और भाषा में प्रवाह है, लाक्षणिकता है। तो ये सब इसके जो है विशेषता है इन पंक्तियों की। तो अगला करते हैं हम। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो देखिए यहाँ पर किसान क्या कहता है, किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के सामने खेत लहलाते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे मानो बेदखल कर दिया गया है। यहाँ क्या कहना, कौन उसे बेदखल कर सकता है? अथवा कवि ये कहना चाहता है कि जमींदारों ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया है। फिर वो कहता है हरियाली जिनके तृण तृण से, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो कवि क्या कहता है कि कभी इन खेतों के तिनके तिनके में भी, बिल्कुल जो उसका तिनका तिनका था उसमें भी कभी हरियाली लहराती थी और उसके जीवन को सुखमय बना देती थी। क्योंकि देखिए जब किसान अपनी फसल को देखता है तो उसका मन बहुत खुश होता है, जब अपनी लहलहाती फसल को देखता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके खून पसीने की कमाई होती है, उसकी मेहनत होती है। आज वह उससे सब कुछ खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि जमींदार ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया है। उसकी मेहनत का उसे क्या सिला दिया गया है? उसे बिल्कुल कंगाल कर दिया गया है, खाली कर दिया गया है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से, कारकुन है जमींदार के जो नौकर हैं, उसके काम करने वाले, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। देखिए कितनी मार्मिक कविता है, कितना मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है कवि ने। वो कहते हैं किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता है, उसका बेटा जो उसको बहुत ही प्रिय था। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने, उसके नौकरों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। और यह कितने दुख की बात है। जी हाँ, यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया है। और जहाँ पर जो ये वर्णन किया कि लहराते खेत और जमींदारों की लाठी से पीटकर जब मरे पुत्र में दृश्य बिंब साकार हो उठता है, तो भाषा में वही लाक्षणिकता है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। तो चलिए अगला करते हैं अब हम, जो इसका पैराग्राफ है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। बरद यहाँ पर क्या कहा गया है? बैलों की जोड़ी को कहा गया है। यहाँ पर कवि फिर किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है कि किसान जो है वो कर्ज में डूब गया है। लिखा है ना, बिका दिया घर द्वार। जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति का घर द्वार तो तभी बिकता है जब उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ जाता है। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, यहाँ महाजन साहूकार को कहा गया है जो ऋण देने वाला होता है, कि महाजन ने धन और ब्याज की वसूली के लिए किसान की जो थोड़ी बहुत स्थायी संपत्ति थी उसको भी नीलाम कर दिया। सब कुछ उसका चला गया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। उसे घर से बेघर कर दिया, लेकिन अपने ऋण से ब्याज की पाई पाई चुका ली। और पर किसान को सबसे ज़्यादा दुख और पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है। क्यों? क्योंकि उससे रोजगार का साधन भी छीन लिया गया था जिससे कि वो खेती किया करता था। उजरी उसके सिवा किसे कब,
पास दुहाने आने देती उजरी। देखिए यहाँ पर उजरी जो है वो उसकी गाय है उजली, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था। तो किसान के पास एक दुधारू गाय थी, वह उसके सिवा किसी और को अपने पास दूध दूहने नहीं आने देती थी। लिखा है ना, किसे कब पास दुहाने आने देती, किसी और को अपना दूध नहीं निकालने देती थी। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई सुख की खेती। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। वो कहता है ये सारे दृश्य उसकी आंखों में के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश व हताश है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर यहाँ पर कवि ने किसान पर ऋणदाता का, साहूकार के अत्याचारों का वर्णन किया है। और देखिए जब उसकी कुर्की और गरीबी के कारण बैल और गाय बेचने का जो दृश्य है वो बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही कारुणिक दृश्य है। और साथ ही साथ इन पंक्तियों को पढ़कर ग्रामीण परिवेश बिल्कुल साकार हो उठता है। तो साफ साफ दिखता है कि कवि ने किस प्रकार प्रकृति और मनुष्य का परस्पर संबंध यहाँ पर दर्शाया है और किसान की जो हालत है उसको सबके सामने लेकर आए हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। फिर देखिए किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। वो क्या कहता है कि जो उसकी पत्नी थी वो दवा के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं करा सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिखा है ना, बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी यहाँ पर पत्नी को कहा गया है कि वो स्वर्ग चली गई। ये सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं कि देखो वो उसकी देखरेख नहीं कर सका, उसके लिए दवा का इंतज़ाम नहीं कर सका, इलाज का इंतज़ाम नहीं कर सका, और यह सोचकर वो रो पड़ता है। फिर कहता देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर, कि पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी थी जो 2 दिन बाद मर गई, क्योंकि उसकी अच्छे से देखरेख नहीं हो पाई। इसके बाद क्या बचा, देखिए आगे वो क्या लिखता है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। घातिन क्या होता है, मारने वाली। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब कहते हैं किसान के घर में एक विधवा पुत्र वधू बची हुई थी, उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु समाज में जैसा कि प्रचलित है कि उसे भी पति को मारने वाला समझा जाता था। ये कहते थे कि समाज में अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उसकी हत्या का जिम्मेदार पत्नी को ही ठहरा दिया जाता था। तो ठीक उसी प्रकार भी उसको भी, उसके पुत्र वधू को भी पति को मारने वाली घातिन समझा जाने लगा। और एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवा कर कहा ना, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। देखिए कितना लाचारी, गरीबी और शोषित किसान का यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। कितना मार्मिक वर्णन यहाँ पर है कि एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाकर उसकी इज्जत लूटी और लज्जा के कारण, लाज के कारण, शर्म के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया। तो देखिए उसकी लाचारी और गरीबी कि क्या हालत उस किसान की हो गई। इसके बाद है, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। वो देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक ऐसे पुरुषों की मानसिकता को भी कवि ने उजागर करने का प्रयास किया है कि जो अपनी पत्नी को पैर की जूती के समान समझते हैं और ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पत्नी मर गई, एक मर गई तो दूसरी आ जाएगी। तो यहाँ पर भी कवि ने थोड़ा सा ये दिखाया कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर तो विशेष शौक नहीं है। हो सकता है वह उसे अपने पैर की जूती के समान समझता हो, यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है। लेकिन पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। वो कहता है लेकिन जब उसे अपने जवान बेटे की याद आती है तो उसे बहुत दुख होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं, छाती फटने लगती है और उसे बेटे की मृत्यु का दुख असहनीय कष्ट देता है। यानी कि जिस कष्ट को वो सहन नहीं कर सकता उसे इतना दुख होता है, वो दुख उसे अंदर तक झकझोर कर रख देता है, उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सा दृश्य बन जाती। वो क्या कहते हैं, किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता आ जाती है, प्रसन्नता की चमक उठती है उसकी आंखों में। लेकिन अगले ही क्षण, वो लिखा है ना, परंतु तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सा दृश्य बन जाती।
लेकिन अगले ही पल उसे क्या पता चलता है, वो सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा। अर्थात वह टकटकी लगा कर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। जब वो देखता है कि अरे अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो तो केवल और केवल एक सुहानी याद थी जो अब उसके जीवन में नहीं बची है। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा कवि ने दिखाया कि पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता को घटिया रूप में दिखाया है कि वह पत्नी की बजाय पुत्र को अधिक महत्व देता था। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सजीव प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है और ग्रामीण परिवेश का तो चित्रण यहाँ पर इस संपूर्ण कविता में ही कवि ने किया है। तो चलिए इस व्याख्या के पश्चात हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।